लेखक होने के नाते मैं क्या महसूस करता हूँ, इस विषय पर जिस विषय पर अभी हम लोग एकजुट हुए हैं, सेमिनार कर रहे हैं। ठीक है, आदिवासी जीवन आदिवासी संस्कृति के पुनर्जीवन, उसकी पहचान, उसके प्रतिरोध और संकल्प की जो बात हम लोग कह रहे हैं यहाँ बिरसा मुंडा के संदर्भ में, इसे अगर हम लिटरेचर के रेफरेंस में खोजने की कोशिश करें, तो मैं एक लेखक के बतौर महसूस करता हूँ कि लिटरेचर में यानी साहित्य में हम कविता, कहानी, उपन्यास कुछ भी लिख रहे हो, हम अमूमन ये देखते हैं कि जो हमारा जीवन है, एनवायरनमेंट है, या जो कल्चर है, उसे हम शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे दूसरी बड़ी चुनौती रहती है कि जिन चीजों को हम देख रहे होते हैं, जिन चीजों को हम जी रहे होते हैं, जो चीजें प्रेजेंट में चल रही होती हैं, वो सारी चीजें प्रेजेंट में ही नहीं रहती, बल्कि वो सारी चीजें बहुत पहले से एक सिविलाइजेशन के वॉइस के रूप में, सभ्यता की आवाजों के रूप में उन पूर्वजों के यहाँ दर्ज रहती है। जैसे उनके ओरल ट्रेडिशन की चीजें होंगी, उनकी मैथोलॉजीज होंगी ना, और उनके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, जिसे हम अमूमन लिटरेचर में कम देखते हैं, ओरल ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन वो एक पूरा सिविलाइजेशन, एक पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड बनाती है। तो जब आप कविता या कहानी लिखने बैठते हैं, तो सिर्फ यह नहीं देखते कि ये बिरसा मुंडा का क्षेत्र है, यहाँ हमने आंदोलन किया, ये मुंडा आदिवासी है, ये जंगल है, जमीन है, इसको हम अपनी राइटिंग में ले आए। दूसरे चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस ये कि आज के समय में हम जो चीजें देख रहे हैं, जो समय हम देख रहे हैं, जो आइडियोलॉजी देख रहे हैं, ठीक वही चीज उन पूर्वजों ने नहीं देखी है, अलग तरह से उनको मेंशन किया है। और जब आप लिखने बैठते हैं, तो ये लगता है कि क्या आप अपनी ही चीजों पर, अपनी ही जमीन पर बात करते हुए, वो जो वृहद जो विचारधारा रही है, जो पूर्वजों की यहाँ है, जो ओरिएंटेशन में रही है, आप उससे जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हो। और चूंकि आदिवासी विषय पर शोध या रिसर्च, इस तरह की चीजें अब भी कम हुई है, अब भी जो जानकारियां हैं, या तो गलतफहमी के साथ है, भ्रामक जानकारी है, अर्धसत्य है, और आधी अधूरी है। आर्काइवल चीजें तक आदिवासियों के संदर्भ में बहुत गड़बड़ है। अगर हम लोग आर्काइवल स्टडीज को ही फैक्ट मानते, तो बिरसा मुंडा का कैरेक्टर तो बनता ही नहीं, क्योंकि जो आर्काइवल फैक्ट्स थे, वो तो बिरसा मुंडा को आतंकवादी अपराधी बताते थे। तो कुमार सुरेश सिंह जो क्षेत्र में गए प्रशासनिक अधिकारी बन के, तो उनको मांगल की आवाज सुनाई देती थी, और इतने वो मुग्ध हो जाते थे कि जिन, क्योंकि खोटे उस इलाके में पूरा जंगल का क्षेत्र रहा है, तो अभी मैडम खुद कह रहे हैं कि अब थोड़ी दूर बाहर जाइएगा तो आपको नक्सली उठा लेंगे, इस तरह से कह रहे थे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि वो उस तरह से सुदूरवर्ती क्षेत्र है, और जब वो 70 के डिकेट्स में वहां गए होंगे, तो वहां कितनी चुनौतियां रहेंगी। तो उन्होंने वहां के गीतों से, उनकी मेमोरीज से, ठीक है, उनके जो सिंबल्स थे, वहां से उन्होंने बिरसा मुंडा का एक चरित्र निर्णय किया, और तब जाकर एक हिस्ट्री हमारे सामने आती है, जिसमें हम ओरल ट्रेडिशन को भी देखते हैं और आर्काइवल चीजें हैं उसके फैक्ट्स की भी एनालिसिस करते हैं। तो एक लेखक, कवि या रचनाकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जिस चीज को हम लिख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके साथ हम कितना न्याय कर पाएंगे, तो बहुत बड़ी चुनौती। जैसे बिरसा मुंडा का लिखा, चूंकि मेरा भी क्षेत्र वही है, हम लोगों ने बचपन से उन्हीं की कहानियां, किस्से, गीत सब सुने हैं। जब मैंने इधर लिखना शुरू किया, या इधर जब मैं आया स्टडी के जरिए, जब इन चीजों पर विचार करता हूँ, तो देखता हूँ कि कैसे वो चीजें उनके ओरल ट्रेडिशन में एक सिविलाइजेशन बना चुकी होती है, और वो आपका जो मौजूदा जो परिदृश्य है, उससे वाला जूझ रही होती है अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल चीजों के लिए। जैसे बिरसा मुंडा को लेकर ही एक मुंडारी में गीत है, अक्सर मैं इसे जिक्र भी करता हूँ इस गीत का। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो मुझे ध्यान है और याद भी है। जैसे एक मुंडारी में गीत है, उसको मैं सुनाना चाहूंगा और इसका भावानुवाद भी बताऊंगा। ये डुम्बारी बुरु का वह क्षेत्र है जहाँ बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ एकजुट है, और जो अंग्रेज है उन्होंने उनको घेर लिया है। इस दौरान का गीत है मुंडारी में। वो गीत इस तरह से है, जो मुंडारी में गाया जा रहा है।
डुंगरी बुरु चेतन रे नोकोए दुमंगरो तना को सो सुनो ताना नोकोए दुमंगरो तना को सो सुनो ताना डुमरी बुरु लातर रे चिमे बिगुल साड़ी तना को सांगिला कादा चिमे बिगुल साड़ी तना को सांगिला कादा डुंगरी बुरु चेतन रे बिरसा दुमंगरू तना को सुसुनु ताना बिरसा दुमंगरू तना को सुसुनु ताना डुंगरी बुरु लातर रे सयोग बिगुल साड़ी तना को सांगिला कादा सयोग बिगुल साड़ी तना को सांगिला कादा डुंगरी बुरु चेतन रे बिरसा दुमंगरू तना को सुसुनु ताना जोनो मदिसुम लागे नेगी बिरसा दुमंगरू तना को सुसुनु ताना गुली चलाओ लागे नेगी सायो बिगुल साड़ी तना को सांजुला कागा सायो बिगुल साड़ी तना को सांगिला कागा। ये गीत है, इसका भावानुवाद ये है, कहा जा रहा है तो डुंगारी पहाड़ के ऊपर कौन है जो मांदल बजा रहा है और लोग नाच रहे हैं और उस डुंगारी पहाड़ के नीचे कौन है जो बिगुल बजा रहा है। अगली पंक्ति में बात आती है कि डुंगारी पहाड़ के ऊपर बिरसा मांदल बजा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं और डुंगारी पहाड़ के नीचे अंग्रेज हैं जो बिगुल बजा रहे हैं, ऊपर ताक रहे हैं। अगली पंक्ति है कि मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए बिरसा मांदल बजा रहे हैं और लोग नाच रहे हैं और अंग्रेज गोली चलाने के लिए बिगुल बजा रहे हैं, ऊपर ताक रहे हैं। अब ये जो गीत है उस कम्युनिटी के मेमोरीज का गीत है, ठीक है। और हम देखें, चूंकि हम मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं, पोएट्री की बात करते हैं, तो कविताओं में हम सिंबल, इमेज, मेटाफर चीजों को देखते हैं ना। अब देखिए उस कम्युनिटी ने अपने मेमोरीज में क्या मेटाफर क्रिएट किया है ना। अब यह सोचिए कि आप युद्ध में हैं, आप घिरे हुए हैं अंग्रेजों से, पता है कि आप मारे जाएंगे, लेकिन कविता की पहली पंक्ति ही कहती है, क्या कह रही है? बिरसा मुंडा मांदल बजा रहे हैं। अगर हम दिक्कू नजरिए से देखेंगे तो ही कहेंगे, नहीं तो बेवकूफी है ना, या आदमी बंदूक लेके खड़ा है और तो मांदल बजा रहे हैं लोग, तो एक तरह से बेवकूफी कही जाएगी ना युद्ध की नीति में। तो लेकिन नहीं, वे मांदल बजा रहे हैं और नाच रहे हैं और अंग्रेज है ये गोली चलाने के लिए बिगुल बजा रहे हैं, उनका ताक रहे हैं। ये उन आदिवासी कम्युनिटी की उस समुदायों की ये फिलॉसफी है कि उनके लिए जो जीवन है ये सृजन की चीजें है, आनंद की चीजें है। ये जीवन वर्चस्व और अधीनता और सुप्रीमेसी के लिए नहीं है। ये सीधे सीधे उस गीत में दो सिविलाइजेशन है, एक मांदल बजाने वालों का सिविलाइजेशन, एक गोली चलाने वालों का। एक कॉलोनियल लोग हैं और एक इंडिजिनस देशज लोग हैं, और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी थीसिस ही रही है पीएचडी की आदिवासी मुंडारी गीतों पर। मैंने काम करते वक्त करीब 2500 गीत संकलित खोजे थे। लगभग हर गीत में संघर्ष का जहां जहां जिक्र है वहां पहले नृत्य की बात आएगी, वहां पहले मांदल की बात आएगी, इसके बाद जो धनुष की बात आएगी वो चीजें बाद में आएगी। अब ये चीजें जो है हमारे मेमोरीज में, हमारे पूर्वजों से हमारे तक चली आ रही है। जब हम आज की तारीख में से लिखते हैं तो एक लेखक के बताओ एक बड़ी चुनौती बनती है कि हम उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए जब मैंने वो लंबी कविता लिखी, वाद और सुनना मिल बैठी हुई थी, कविता को लिखने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा। उस कविता पुस्तक के लिए करीब मैंने 3.5 साल का समय लिया। जब भी लिखता था मुझे लगता था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, और मैंने शीर्षक भी लिखा, बिरसा मुंडा की बेटी लिखा। बिरसा मुंडा का बेटा यानी बिरसा मुंडा बेटी लिखा। और ये हमने वहां रखने की कोशिश की
कि उस ढूंढाई गुरु में केवल बिरसा मुंडा अकेले नहीं लड़ रहे थे। वो आदिवासी समुदाय है, अगर वहाँ पुरुष है तो अनिवार्य रूप से स्त्रियां होंगी, अगर बुजुर्ग है तो अनिवार्य रूप से बच्चे होंगे। और ये कुमार सुरेश ने तो उस चीज को जिक्र किया कि जब उन्होंने हमले किए, लोग मारे गए, तो गीत में है, मुरारी गीत में, एक माँ मरी हुई है और एक बच्चा उसकी गोद में चिपका हुआ है और उसकी माँ का दूध है। तो जिसे हम डीकोलोनाइजेशन कहते हैं, डी उपनिवेशीकरण कहते हैं, साहित्य वही करता है। जब हम लिखने के लिए बैठते हैं तो हम ये लगातार सोचते हैं कि हम अपने समय की क्या उस तरह की चीजों से अफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, जो उन पुराने जो अपने जो मूल्य रहे हैं, जिसने इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खड़ी की और दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के साथ चुनौती लड़ी, क्या हम उसकी आइडियोलॉजी के अध्यक्ष तो नहीं चले जा रहे हैं? जैसे कुछ लोग कहे जाते हैं कि जनजातीय ही वास्तविक शब्द है, बल्कि मूल आदिवासी चुने है ना, जहाँ वो सिविलाइजेशन के बताओ वो चीजें रिफ्लेक्ट करती रही है और उससे उन्होंने किया। तो हम अगर देखें इंडियन लिटरेचर में देखें, लेकिन सिर्फ हिंदी में जो इंडियन लिटरेचर में, जैसे हम सब ने वो सीता रत्नमाला की ऑटोग्राफी पढ़ी होगी, बियॉन्ड द जंगल, जो किसी आदिवासी स्त्री की पहली आत्मकथा है। बियॉन्ड द जंगल में सीता रत्नमाला की जो दुनिया चलती है, वह उस जंगलों, घनघोर जंगलों की दुनिया से पहुंचती है मद्रास चेन्नई की दुनिया तक, फिर वापस लौट आ जाती है उसी जंगल। तो हमें ये भी देखना होता है कि जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कहानी को लेकर, अगर हम कहानी लिख रहे हैं, उसका आरंभ किस तरह से क्या है, मध्य किस तरह से हो रहा है, अंत कैसा हो रहा है, ये जो कहानियों का जो अंत है, अब देखिएगा कि अधिकतम जो आदिवासी लेखकों ने जो कहानियां लिखी है, मेरा अपना अध्ययन है, उनके कैरेक्टर्स वापस लौट जाते हैं। सीता रत्नमाला पहली पढ़ी लिखी लड़की थी, उसके कम्युनिटी थी, वो मिनिस्ट्री में शामिल होती है, वो लौट जाती है वापस उसी संकुल में। वाल्टर भेंगा तरुण लिखते हैं उपन्यास झारखंड हिंदी में, उनका शीर्षक ही है वापसी। रीला एक्का लौट रही है। पीटर पॉल एक्का की जो उसका जो ये है नोवेल है, उनकी जो कैरेक्टर्स हैं सोन पहाड़ी जंगल के गीत, उसके जो कैरेक्टर्स है वो पढ़ लिख लिए हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन वापस लौट जा रहे हैं अपने। हम नागा लिटरेचर को देखें, नागालैंड जैसे सेमेस्ट्री जैमुएली की कहानी देखे, उसमें एक नागा लड़का है जो पढ़ लिख गया है और सोचता है कि मुझे दिल्ली में जाकर नौकरी करनी चाहिए। दिल्ली आता है, उसके अंदर एक भारतीयता की भावना है। यदि अब दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली की जो कम्युनिटी है उसे देख के तो नागा एक कुत्ता खाता है और इतना हिमुलेट होता है, अपमानित होता है कि वो लड़का फिर वापस लौट आता है। तो एक लेखक के बताओ एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जैसे हम कहते हैं कि हम एक नए दुनिया बनाए, जैसे गेल जोल की दुनिया बनाएंगे, दुनिया में सब जुड़ मिल जाएगा। लेकिन मसला ये होता है कि आप उस कम्युनिटीज के लिए वो साइकोलॉजी आप बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी उसके जो सेंटिमेंट्स हैं उसके लिए वो चीजें है या नहीं है। जब हम वेरियर एल्विन को देखते हैं, वेरियर एल्विन ने शुरुआत के दिनों तक इस चीज की भी मांग की थी कि आदिवासियों के लिए कॉलोनियल पीरियड में आप अलग जेल बनाइए। होता क्या था कि मणिपुर का ये है, आदिवासी कम्युनिटी को अरेस्ट किया है, या आपने महाराष्ट्र के किसी भील को अरेस्ट किया और अब उसे रख रहे हैं बनारस की जेल में। ठीक है ना, जेल चलाने वाले लोग जानते हैं ना, वहां की सोसाइटी जानती है कि भील क्या है या फिर नागा क्या है। वो जिस ट्रॉमा से गुजरता है, ये बहुत ही टॉर्चर वाला। तो लिटरेचर में आदिवासी लेखकों ने इन चीजों को लिटरेचर में दर्ज किया, कोशिश किया, और ये चीज बहुत बहुत बड़ी चैलेंजिंग है कि हम उस फिलॉसफी को जो इतने वर्षों से आदिवासी समुदाय में जिन्हें हमने पिछड़ा हुआ माना, छुटा हुआ माना, वो चीज को मेंटेन किए हैं, बरकरार किए हुए, आज भी वो आपसे अपनी ही जमीन पर अपनी ही भाषा के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, उन चीजों के साथ आपसे डायलॉग करते।
तो इसे लिटरेचर में प्रेजेंट करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण और चैलेंजिंग बात है। एक चीज जो मैं और एक चीज जोड़ूंगा और खत्म करूंगा, जैसे बहुत सारे बेथक है। जैसे हमारे यहाँ मिथ है कि जो आदमी है बाघ बन जाता है। उसमें बहुत सारी कहानियां लोगों ने लिखी है। मैंने कुछ वो देखा, उलट बगा या चादर बाजार थोड़ी ही कह रहे हैं। और बचपन में मैंने बहुत ऐसी कहानियां सुनी, बहुत सुनी। ठीक है, मैं नानी से सुने दादी को से मेरे दिमाग में आदमी बाघ कैसे हो रहा है। तो हमें ये भी देखना होता है कि ठीक है आदिवासी समुदाय हो, लेकिन आज की तारीख में वह पूरी तरह से अछूता नहीं है और सारी चीजें उसका संक्रमण में जा रही है। तो समाज इंटरनली किस चेंज को फील कर रहा है, या उसके अंदर के जो वैल्यूज है या मूल्य है वो रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उसका डायरेक्शन क्या दिखा है। तो हमें उसे सिंबलाइज करना, उसे किसी मेटाफर में या मैथोलॉजी में क्रिएट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर हम ये कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आप, क्योंकि परिवेश उस तरह का है तो लिटरेचर उस तरह की आती है। जैसे छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। रोज केरकेटा की एक कहानी है, झारखंड की खड़िया समुदाय की। खड़िया जो बहुत कम भाषा, बहुत कम समुदाय है। उसकी एक लेखिका है, रोज केरकेटा कहानी में लिखती है, छोटी सी कहानी, संगीत प्रेम में मारा गया। और ये बाघ की कहानी है, और बाघ और जंगल के आदिवासी की क्या दोस्ती है उसकी कहानी। अपने को याद होगा पुराने समय में डाक पहुंचाने वाले हरकारा हुआ करते थे, जिनको दौड़हा कहते थे। अब क्योंकि वो डाक लेके जा रहे हैं तो दौड़ते हुए जाते थे, तो दौड़ते हुए जा रहे हैं तो उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए बगल के गांव में, ताकि पता चले कि डाकिया आ गया है। तो सिस्टम होता था। पैर में ये लोग पायल बांध देते थे, या फिर वो जो डाक जो बोहते ढोते थे लहीगा के साथ, उसमें घुंघरू लगा के रखते थे और दौड़ते थे, बजता था घुंघरू 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 करके ना। तब किसी के आप गुजरेंगे तो सबको पता चल जाता है, अरे डाकिया आ गया। जिंदगी की कहानी है। वो जो डाकहारा है, जो डाक लेके जाता है, उसके बीच में पूरा जंगल ही है। वो डाक लेने जाता है, दौड़ दौड़ के जाता है, तो जंगल में बाघ बैठा है। तो बाघ है, उसको आवाज शुरू में बहुत अजीब है, फिर बाद उस आवाज वह जो उसको अच्छी लगने लगती है। तो बाघ उस डाकिया के उस पायल की आवाज सुनने के लिए, घुंघरू की आवाज सुनने के लिए पहाड़ से उतरता है, और डाकिया जिस जिस रास्ते से जाता है उस जगह पर बैठ जाता है सब, और लीन हो जाता है सुन लिया। और दोनों के बीच इतना अच्छा रिश्ता बन गया है कि जैसे ही समय आता है डाकिया का, बाघ पहले से बैठ जाता है, डाकहारा आता है, और दोनों को किसी से कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि वो डाक बुजुर्ग हो जाता है, अब नहीं दौड़ सकता, उसके बदले उसके बेटे को जाना होता है। और जब उसका बेटा जाता है बाघ लेकर, तो बाघ को आदत है पहले संगीत सुनने की, बैठने की। तो जाता है, तो जो लड़का है उसका बेटा देख रहा है कि अरे तो पगडंडी के किनारे बाघ बैठा हुआ, भागने लगता है डर से। तो बाघ बोलता है कि इस आदमी को हो क्या गया है, भाग क्यों रहा है आपको देख के। ठीक है, दूसरे दिन आता है, फिर भी वही होता है। बाघ सोचता है कि बेवकूफ लड़का है क्या, हमको देख के भाग रहा है। तीसरे दिन क्या करता है, लोग बनता है, गाँव वालों को बताता है कि यह बाघ है जो मेरा रास्ता रोकता है, और वो लोग तीर धनुष और हथियार लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, ये एक आदिवासी महिला की कहानी है, और मैं बताऊं, नितिशा यहाँ बैठी है, उनका है, हम लोगों के जीवन में बाघ की कितनी कहानियां हैं अनगिनत। ठीक है, मेरे अनुभव में ऐसे बहुत सारे बाघ, लेकिन इस चीज को हम जब लिटरेचर में कैरेक्टर में डेवलप करते हैं, हम क्या सोचना चाहते हैं। ये कहानी उस आदिवासी कम्युनिटी के, उस जंगल के रिलेशन को तो बहुत बखूबी बयां करती है। ये अलग बात है कि पॉलिसी मेकर्स इस बात को समझते ही नहीं है, और टाइगर रिजर्व बना देंगे, आदिवासियों को भगा देंगे, आपको वो के लिए बना देंगे। और ये भी ये कहानी बताती है कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर जनरेशन चेंज और जनरेशन चेंज पर्सन चेंज कर रहा है।
एक्सप्रेशन भी शुरू किया। तो ये जो इस तरह की कहानियां हैं, इस तरह के जो लिटरेचर है, ये आदिवासी जीवन से आ रहे हैं और पहले से आ रहे हैं। उनके ओरल ट्रेडिशन है, बुद्धिज्म है। हमें इनके जरिए उनकी हिस्ट्री को, माइथोलॉजी को, फिलोसफी को एक तरह से हम कहें एक पूरे के पूरे आर्काइवल मीडिया है जिसे कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं करते। मुझे लगता है कि वो एक लेखक के बताओ हम इन चीजों को समझ सकते हैं। ये आखिरी बात, हम सोचते हैं कि आदिवासी जीवन की बात करें इसका तो कोई मतलब ही नहीं, पूरे लोग नहीं, ऐसा नहीं हो। जैसे आदिवासी जो कवि लेखक होगा, जैसे मॉडर्निटी का जो क्रिटिसिज्म है, मॉडर्निटी का क्रिटिसिज्म तो बहुत ज्यादा है, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में आते हैं तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या आपने सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया? ये जो सिविलाइजेशन है जो मॉडर्निटी के साथ चली आ रही है, जो ह्यूमन सेंट्रिक होती चली गई है, अगर इसको क्रिटिसाइज करते हैं उसका फिलोसॉफिकल बेस आपके पास करना है। आदिवासियों को आप देखिएगा, आदिवासी हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये दुनिया केवल इंसानों की नहीं है। इसलिए देखिएगा मैडम जो आई थी वो उनका सरनेम लग रहा था, और मुझे लगता है नितिशा पहले बोल चुकी है, ये सब उन जंगलों की जो जंतुओं के अपने टोटम है जिन्हें प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती थी, रिलेशन बनता था। और हमने ये कहा, पूरा आदिवासी लिटरेचर ये कहता है, आज के राइटर्स कहते हैं। और लैटिन अमेरिकी आदिवासियों को देखें, ऑस्ट्रेलियंस को देखें, या फिर आप अमेरिका के जो नेटिव्स है, उनके लिटरेचर फॉर्म देखें, उनमें ये बात कहते हैं, बार बार वो क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज कर एक छोटी सी चीज है, सिविलाइजेशन को आप क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं नहीं, आपकी धीरे वहां तक जा रहे हैं। इसका रेफरेंस मैं बताता हूँ कि हाल ही में कलकत्ता की बात है, बाकी मुझे नहीं कहना चाहिए अपने रेफरेंस में ये आत्मविदा वाली बात होती है, लेकिन मैं माफी के साथ जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये रेफरेंस आ रहा है कि तो साथियों ने हमें बात की, क्योंकि जो किताब है बाग सुंदर मुंडा लिबर्टी, उसका जर्मन ट्रांसलेशन होता है, वहां के कुछ लोगों ने कॉल किया और कहा कि अब जो बात कह रहे हैं कि दुनिया केवल आदिवासियों की नहीं है, इस चीज को यूरोप की दुनिया आज की तारीख में बहुत गंभीरता से महसूस कर रहे हैं। वाइट मूवमेंट ही चला है, केवल वैरायटी का क्रिटिसिज्म नहीं होगा, हम सिविलाइजेशन के सारे प्रोसेस को क्रिटिसाइज करेंगे, तब जाकर हम एक ऐसे दुनिया में रह पाएंगे जहाँ क्लाइमेट चेंज या जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हमें डील करना होता है। जो ट्राइबल इंटेलेक्चुअलिटी है, आदिवासी बौद्धिकता है, से समझा जाना चाहिए, और ये सारी चीजें लिटरेचर से दर्ज होकर आ गई हूँ। मैं बार बार जैसे कि इस पंक्ति के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, जो कहती है कि वे हमारे सब होने का इंतजार करते हैं, वे हमारे सब होने का इंतजार करते हैं, हम उनके इंसान होने का इंतजार करते हैं। यही बात है। शुक्रिया आप सबसे ज्यादा समय के लिए। थैंक यू।